हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम एटॉमिक स्ट्रक्चर, पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को हम समराइज करने जा रहे हैं। जितना भी आपने पढ़ा है, कहीं पर भी पढ़ा है, तो वन शॉट की तरह है। मतलब मैं कोशिश करूँगा जितना कम टाइम में पूरा का पूरा आपका क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं शुरू से, है ना। देखिए, पहला चीज़ इसमें क्या है आपका, पहला चीज़ लिखा हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और ये बराबर होता है 96 किलो जूल पर मोल के बराबर। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा आपका 96 किलो जूल पर मोल। मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर आपको किलो जूल पर मोल जाना है तो 96 से मल्टीप्लाई करना होगा, और किलो जूल पर मोल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाना है तो आपको 96 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या, तो एक इलेक्ट्रॉन है और बाहर से आप क्या करो, 1 वोल्ट सप्लाई करो। एक इलेक्ट्रॉन है, बाहर से 1 वोल्ट सप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो कि इट इज़ द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन प्रोवाइडिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ क्या, 1 वोल्ट। ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं रदरफोर्ड वाले में। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम का जो रेडियस है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अगर आप मीटर में करोगे तो 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻13 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अगर आप मीटर करोगे 10 कितना हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक जनरलाइज फार्मूला होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू R0 इंटू ए का पावर 1/3, जहाँ R0 का वैल्यू होता है 4/3 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, और ए क्या होता है आपका, एटॉमिक मास होता है। ठीक है। अब आ जाइए, अब वेव्स के बारे में हम बात करते हैं। तो ये वेवलेंथ का ऑर्डर लिखा हुआ है। सबसे कम वेवलेंथ जो है कॉस्मिक होता है, उसके बाद गामा, एक्सरेस, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है आपका, रेडियो वेव्स का होता है। ठीक है। अगर हम एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी क्या होता है, लैम्डा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, जस्ट इसका ये जो लेस देन लिखा हुआ क्या करो, आप ग्रेटर देन करो। वही आपका फ्रीक्वेंसी में भी होगा, क्योंकि एनर्जी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। अब अगर हम विजिबल की बात करेंगे तो विजिबल में आपके इतने सारे कर्व मिलते हैं। विजिबल रेज में जो वेवलेंथ का ऑर्डर होता है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड का होता है और सबसे कम वेवलेंथ कितना होता है, वायलेट का होता है। अब इसका सबसे ज़्यादा अगर वेवलेंथ है तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सबसे ज़्यादा कम होगा। एनर्जी भी क्या होगा, इसका सबसे ज़्यादा कम होगा। तो वायलेट लेस देन इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और विजिबल जो आपके लाइट होते हैं या रेज होते हैं, इनका जो वेवलेंथ होता है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से कहाँ होता है आपका, 7600 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। या 4000 एंगस्ट्रॉम से क्या करते हो आप, 8000 एंगस्ट्रॉम के बराबर आसानी के लिए हम ले लेते हैं। ठीक है। अब जो है वेव्स जो है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितने भी होते हैं उनका वेलोसिटी क्या होता है, सी के बराबर होता है, लाइट के वेलोसिटी के बराबर होता है, जिसका वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो सी बराबर न्यू इंटू लेमडा होता है, जहाँ न्यू क्या है आपका फ्रीक्वेंसी और लेमडा क्या है आपका वेवलेंथ है। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है आपका, जो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये मीटर पर सेकंड में होगा। ये न्यू जो फ्रीक्वेंसी दिया हो ये आपका पर सेकंड में होगा, और जो लेमडा है वो आपका मीटर में होगा। आप लोग इसको, मैंने शॉर्ट करने के लिए इसको इस तरह से लिखा है, लेकिन जब शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो खुद से लिख लीजिएगा इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा। ठीक है। जगह नहीं होने के कारण मैंने इस तरह से किया है। लेमडा मीटर में होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी आपका पर सेकंड में होना चाहिए, तभी ये मीटर पर सेकंड में आएगा। यूनिट का विशेष ख्याल आप लोग रखेंगे। अब न्यू बार होता है, न्यू बार होता है 1/λ के बराबर। न्यू बार को बोलते हैं कि हम लोग वेव नंबर, न्यू बार को क्या बोलते हैं हम लोग, वेव नंबर इसको बोलते हैं। ठीक है। अब एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में हम जा रहे हैं। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में क्या बोलता है कि लाइट के पास क्या होता है आपका, डुअल नेचर होता है ना, या लाइट क्या होता है, डुअल नेचर शो करता है। और लाइट जो इमिट कर रहा है, आप बल्ब देख रहे हो या कोई ट्यूबलाइट देख रहे हो, तो जो भी एनर्जी आपका रिलीज होता है वो किस फॉर्म में होता है, बंडल ऑफ एनर्जी के फॉर्म होता है। उस बंडल ऑफ एनर्जी को आप क्या बोलते हो, क्वांटम बोलते हो। लाइट के केस में उसी बंडल ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, फोटोन बोलते हैं। ठीक है। तो फोटोन का जो एनर्जी होता है वो होता है एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू बराबर क्या हो जाएगा, c/λ, तो c/λ हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। h क्या वैल्यू 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। ये सब वैल्यू आप लिखते जाइएगा। ठीक है। स्पेस नहीं होने के कारण जो है मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है ना। अब h 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकंड, और न्यू आपका फ्रीक्वेंसी है, पर सेकंड में होना चाहिए। तो
तो एनर्जी किस में आएगा आपका, जूल में आएगा। ये h जूल सेकंड में और c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और लैम्डा किस में होना चाहिए आपका, मीटर में होना चाहिए, तब जाके एनर्जी आपका जूल में आएगा। शॉर्ट एक तरीका हम बता रहे हैं, लैम्डा आपको अक्सर क्वेश्चन में नैनोमीटर में मिलता है या तो अंगस्ट्राम में मिलता है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन 12400 बटा लैम्डा अंगस्ट्राम में रखेंगे तो एनर्जी किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। और अगर नैनोमीटर में दिया है तो 1240 बटा लैम्डा नैनोमीटर में रखोगे तो ये क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ये 1240 है और ये क्या है 12400 है, ठीक है। नंबर ऑफ फोटोन वाला क्वेश्चन अगर आएगा, नंबर ऑफ फोटोन वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो E बराबर n इंटू एस सी बटा लैम्डा कर देना। n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन है, तो नंबर ऑफ फोटोन जब निकालोगे तो क्या होगा, E इंटू लैम्डा बटा क्या हो जाएगा, एस सी के बराबर हो जाएगा। दिस इज द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के जितने भी फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सीधा सीधे मतलब होता है कि मेटल है, मेटल के अंदर बहुत सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। मेटल के अंदर क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। अब फोटोन एनर्जी यहाँ पर आया और इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया। फोटोन एनर्जी आया, इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया। इस पूरे इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं इसको। अब होता क्या है कि सारे फोटोन एनर्जी, मतलब सारे फोटॉन्स, माने ऐसा नहीं कि कोई फोटोन यहाँ फॉल करेगा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। हर एक मेटल का अपना एक बाइंडिंग एनर्जी होता है। उस बाइंडिंग एनर्जी से कम एनर्जी वाला फोटोन अगर फॉल करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हर एक मेटल का जो अपना बाइंडिंग एनर्जी होता है वो होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। और उस बाइंडिंग एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क फंक्शन बोलते हैं या सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। मतलब उस मिनिमम एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी या वर्क फंक्शन हम लोग बोलते हैं। तो मान लेते हैं फोटोन एनर्जी न्यू आपका यहाँ पर आया है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। इसका इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जा रहा है तो इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगा आपका, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कुछ होगा तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, ये जो एनर्जी आया, ये एनर्जी इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसके बॉन्ड को तोड़ने में इलेक्ट्रॉन्स के बीच भी क्या है आपका बॉन्ड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो ये एनर्जी चला गया किसको, यहाँ तोड़ने में, और जो एनर्जी बच गया इलेक्ट्रॉन लेके बाहर। तो क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन जो फॉल कर रहा एच न्यू बराबर कितना हो जाएगा, एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट बोलते हैं क्या, बाइंडिंग एनर्जी को, जिसको हम फाई नॉट से डिनोट करते हैं। और न्यू नॉट क्या आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब इससे कम फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट से कम फ्रीक्वेंसी इस पर लाइट फॉल करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका बाहर नहीं निकलेगा। तो एच न्यू बराबर ये फोटोन एनर्जी बराबर ये क्या हो गया, वर्क फंक्शन दैट इज बाइंडिंग एनर्जी और बाकी काइनेटिक। तो एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और लेमडा का टर्म लिखिएगा तो एसी बाई लेमडा इज इक्वल टू एसी बाई लेमडा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। न्यू नॉट क्या है आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लेमडा नॉट क्या है आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। याद हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ, ये आपका फाइंड आउट हो गया, क्या आपका फाइंड आउट हो गया आपका मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो ये होगा एच न्यू नॉट के बराबर और इसको हम क्या बोलेंगे एस सी बटा लेमडा नॉट, ठीक है। अब आते हैं बोर मॉडल। बोर मॉडल किसके लिए वैलिड है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब वैसा स्पेसिस जिसके पास सिर्फ और सिर्फ कितना हो, एक ही इलेक्ट्रॉन हो, उसी के लिए बोर मॉडल वैलिड है आपका। इसमें पहला इक्वेशन आएगा एम्बियर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, जिसको बोलते हैं क्या एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम एन एच बाई 2 पाई के बराबर होता है। एन क्या होता है आपका ऑर्बिट नंबर होता है, ठीक है। अब रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो है 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड के बराबर, 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड अंगस्ट्राम। अंगस्ट्राम ध्यान रखिएगा। एन क्या है ऑर्बिट नंबर, जेड क्या है आपका एटॉमिक नंबर। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट जो है माइनस, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, डबल ऑफ क्या टोटल एनर्जी। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट 2.18 10⁸ जेड बाई एन सेंटीमीटर पर सेकंड होता है, इसका ध्यान रखेंगे आप। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी होता है कि इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से, फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब कितना होता है, फर्स्ट ऑर्बिट से इन्फिनाइट ऑर्बिट में ले जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसी को बोलते हैं कि हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग बोलते हैं। तो N1 का वैल्यू, आयोनाइजेशन एनर्जी जब भी आप निकालेंगे तो N1 का वैल्यू क्या होगा आपका 1 के बराबर होगा और N2 क्या होगा इनफाइनाइट है। जब तक कि क्वेश्चन में कंडीशन ना दिया रहा है तो उसको आप सॉल्व करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी आएगा 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जेड क्या है एटॉमिक नंबर है। अब बात करते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव या मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू एनी एक्साइटेड स्टेट।
फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू क्या, यानी एक्साइटेड स्टेट। तो N1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और N2 आपका क्या हो जाएगा, 1 छोड़ करके 2 3 4 5 6 इस तरीके से होगा। तो एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू यानी एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी पूछेगा तो N1 का वैल्यू तो 1 फिक्स ही है, और थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी है 3 प्लस क्या कर दो 1, मतलब N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, और उसके लिए फिर फॉर्मूला लगा दीजिएगा, डेल्टा ई बराबर 13.6 Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा आपका पर एटम, ठीक है। इसको अप्लाई करिएगा तो वही क्या हो जाएगा, एक्साइटेशन एनर्जी हो जाएगा। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कब मिलता है, ड्यू टू द डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पर जंप कर रहा है तो जो आपको सीरीज मिलता है वो सारे सीरीज को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा सीरीज है, अगर इलेक्ट्रॉन अपर से फर्स्ट ऑर्बिट पर जंप कर रहा है तो उसको बोलते हैं लाइमर, सेकेंड में जंप करेगा तो बामर, थर्ड पे पासन, 4 पे ब्रैकेट, 5 पे पिपन और 6 पे क्या होगा, हम्फ्री हो जाएगा। तो N1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। याद करने के लिए लो हाई ब्लड प्रेशर, पहले वाला जो लाइमन सीरीज की बात करेंगे तो उसका जो वेवलेंथ होता है यूवी रीजन में पड़ता है, और बामर वाला में किस में पड़ता है, विजुअल रीजन में, और ये पासन से लेकर के हम्फ्री तक ये आपका इंफ्रा में टोटल पड़ता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोलेगा थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज तो N1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, लेकिन N2 का वैल्यू कितना होगा 3 + 2 कितने के बराबर, 5 के बराबर। अगर मैक्सिमम एनर्जी बोलेगा तो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ बामर सीरीज बोलेगा तो N1 का वैल्यू तो 2 ही होगा। मैक्सिमम एनर्जी कब मिलेगा, जब आप इन्फाइनाइट पर रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो N2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। लिमिटिंग लाइन का मतलब होता है लास्ट लाइन जहाँ भी रहेगा तो N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेडबर्ग इक्वेशन। रेडबर्ग इक्वेशन में क्या है आपका 1/λ = RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। R का वैल्यू 1.1 10 to the power 7 पर मीटर, और 1/R होता है 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन N2 - N1, मान लीजिए N2 से N1 पर जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितने के बराबर, N2 - N1 इंटू N2 - N1 + 1 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 6 से 1 पे जंप करा इलेक्ट्रॉन, तो उसका हमने तरीका बताया था कि डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, 6 में से 1 घटा दो 5, फिर 1 घटाओ 4 3 2 1, ऐड करिएगा, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन 15 के बराबर। ये भी एक तरीका है, जिसमें से 1 पे जंप कराती है कितना जाएगा 5 लाइमन में, 4 बामर में, 3 आपका पासन, 2 ब्रैकेट, और पीफंड में कितना जाएगा आपका 1 के बराबर जाएगा, ठीक है। अब इसमें मान लेते 6 से 2 पे जंप करता है तो यहाँ पर लाइमन स्टार्ट नहीं होता, ये होता है स्टार्ट आपका बामर से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखिए डिब्रोगली हाइपोथेसिस से बोलता है कि कोई पार्टिकल अगर मास सेम है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका जो लेमडा होगा h बाई क्या होगा mv के बराबर होगा। काइनेटिक एनर्जी के टर्म में h/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, चार्ज के टर्म में 2m इंटू क्यू हो जाएगा। q क्या है, चार्ज है, v क्या है, pd है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। लेमडा मीटर में निकलेगा, h का वैल्यू आपको पता ही है 6.6 10 के पावर -34 जूल सेकंड होता है, और ये आपका मास है, मास केजी में होना चाहिए। v वेलोसिटी है, वेलोसिटी आपका किस में होना चाहिए, मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, तब जाके मीटर में आएगा। ये मास केजी में होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी किस में होना चाहिए, जूल में होना चाहिए। मास केजी में q चार्ज होना चाहिए, कूलम में होना चाहिए, और v आपका पोटेंशियल डिफरेंस किस में होना चाहिए, वोल्ट में होना चाहिए। लेमडा इलेक्ट्रॉन के लिए शॉर्ट टर्म है 150/v एंगस्ट्रॉम, v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा इसको। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अगर किसी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम, ये एग्जैक्ट पोजीशन एग्जैक्ट वेलोसिटी एक साथ एक्यूरेटली 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं निकाल सकते हैं, और उसके लिए एक रिलेशन आता है डेल्टा x इंटू डेल्टा पी बराबर h/4π। इसको सॉल्व करिएगा, 5.25 10 का पर कितना आ जाएगा -35 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। फिर डेल्टा x अनसर्टेनिटी इन पोजिशन होता है, डेल्टा p अनसर्टेनिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है, और डेल्टा p को आप m इंटू डेल्टा v भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा x इंटू डेल्टा v हो जाएगा h/4πm, मतलब 5.25 10 के पावर -35 बटा क्या हो जाएगा m, लेकिन मास किस में होना चाहिए आपका kg में होना चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। स्क्रोडिंगर के अकॉर्डिंग क्या है, वेव मैकेनिकल मॉडल एटम की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ किस मोशन में, 3 डायमेंशनल मोशन में, मतलब इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ स्पेस में क्या कर रहा है, घूम रहा है। ये अगर न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ स्पेस में क्या कर रहा है, घूम रहा है। और उसके लिए इक्वेशन जो आया था वो आया था
डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू साई ओवर डेल वाई स्क्वायर, डेल टू साई ओवर डेल जेड स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर एम बटा एच स्क्वायर इंटू ई माइनस बी इंटू साई बराबर 0। इसको बोलते हैं साई फंक्शन। ये डेल है, ध्यान दीजिएगा, डी नहीं है। इसमें आपको जनरली पूछता है कि ई भी क्या है। ई आपका टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बी आपका क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इंटू साई किसको रिप्रेजेंट करता है, वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये इतना ही हम छोड़ रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, इसको अपने तरीके से सारा लेकिन लिख लीजिएगा। ठीक है, और ये सारा नोटेशन क्या है उसका भी ध्यान रखिए। और नेक्स्ट पार्ट में कुछ ही दिन में हम इसका दूसरा पार्ट कर लेंगे और उसमें वो खत्म हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, ओके, थैंक यू।